Welcome to chapter number 3, electrochemistry. In last section of the chapter, we have reached at the batteries. We have studied different 4 types of batteries. As you know that dry cell, mercury cell, lead storage cell, nickel cadmium storage cell. Now we will see the last type of cell. Okay, हम सबसे लास्ट टाइप के सेल के बारे में पढ़ेंगे. हमारा क्वेश्चन है आज, हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन. थर्मल पावर स्टेशन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है. ओके, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल पावर स्टेशन में एक ही प्रिंसिपल होता है, सिंपल. केमिकल एनर्जी, प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है. ओके, प्रिंसिपल है केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इस प्रिंसिपल पर थर्मल पावर स्टेशन में काम होता है. ओके, इन थर्मल पावर स्टेशन द केमिकल एनर्जी, जिसको हीट ऑफ कंबशन कहते हैं, गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, तो आपको बता दूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स होते हैं जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं. तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि कोल है, कोई भी गैस है, या फिर कोई क्रूड ऑयल जैसा है, उसकी कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. तो बच्चों, इस टाइप के थर्मल पावर स्टेशन का लिमिटेशन ये है, सबसे पहला लिमिटेशन, कि यहाँ पे मतलब थर्मल पावर स्टेशन में जो एनर्जी मिलेगी उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप ये है, जैसे कि कोल. ओके, तो कोल का क्या होगा, कंबशन. तो कोल में से कंबशन होके एनर्जी रिलीज होगी, फर्स्ट स्टेप. वो एनर्जी आप वाटर को दोगे. ओके, वो वाटर कन्वर्ट होगा वेपर में, तो ये दूसरा स्टेप हुआ, बराबर. फिर उस वेपर को प्रेशराइज करके टरबाइन में पास करोगे. तो टरबाइन में से पास करोगे, जिससे आपको थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी. तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्टेप्स फॉर थर्मल पावर स्टेशन, और उसी वजह से उसकी एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेट 35 to 40% हो जाती है. ओके, तो वेरी लोअर एफिशिएंट एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन. दूसरा एक प्रॉब्लम ये है बच्चों कि कोई भी कंबशन रिएक्शन में अगर सल्फर की इम्प्योरिटी है तो सल्फर के ऑक्साइड मिलेंगे, नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलेंगे. तो उसी वजह से हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन ऑफ एयर इज ऑब्टेन. तो ये हुआ मेथड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन. ओके, इस मेथड से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो. लिखा है, बाय दिस वे वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज अकर्ड एंड हेंस एफिशिएंसी ऑफ सच प्लांट इज लेस. Thermal power station is a major source of pollution, as in this combustion of fuel is carried out. So pollution is occurred to obtain the electricity by thermal power plant, and such plant has working capacity only maximum 40%. तो यहाँ पे दो दुविधाएं हैं. सबसे पहली दुविधा एयर पॉल्यूशन, और दूसरा है एफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी. तो हमें थर्मल पावर स्टेशन का कोई नया ऑप्शन खोजना होगा. ओके, चलो ऑप्शन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेल कंस्ट्रक्शन लाइक गैल्वेनिक सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड, एक्सप्लेन.
in which cell construction like galvanic cell can be observed. कौन से सेल में गैल्वेनिक सेल जैसा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है? कौन से सेल में? तो बच्चों आप जानते हो गैल्वेनिक सेल का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो एक फ्यूल सेल करके एक बहुत अच्छा सेल है जिसमें एक ही स्टेप में विद इन अ सिंगल स्टेप केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है. ओके, तो फ्यूल सेल एक ऐसा सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी डायरेक्टली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है विद इन अ सिंगल स्टेप. So cell in which chemical energy is directly converted into electrical energy having galvanic cell-like arrangement is known as fuel cell. उसे fuel cell कहा जाता है. इस fuel cell में जनरली फ्यूल के तौर पर जनरली मीथेन, ओके, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर मिथेनॉल, ओके, या फिर हाइड्रोजन, ओके, ऐसे गैसेस का ऑक्सीजन के द्वारा कंबशन किया जाता है. तो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेनॉल, हाइड्रोजन गैस, इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करके हम डायरेक्ट केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल सा होता है. फ्यूल सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मतलब एनोड और कैथोड, उन दोनों इलेक्ट्रोड पर कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट गैसेस को फेड किया जाता है. कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट गैसेस आर फेड एट बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, और प्रोडक्ट जो बनती है उस प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली हम रिमूव करते रहते हैं, ओके. तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली रिमूव करते रहो, और ऐसे कंटिन्यूअसली आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती जाएगी. कब तक? जब तक है फ्यूल. जब तक फ्यूल आप सप्लाई करते रहोगे इलेक्ट्रिसिटी मिलती जाएगी. ऐसे गैल्वेनिक सेल को डिजाइन किया जाता है. एग्जाम्पल दिए हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल, मीथेन फ्यूल सेल, मिथेनॉल फ्यूल सेल, मैंने एक्स्ट्रा दिया कार्बन मोनोऑक्साइड फ्यूल सेल. ऐसे फ्यूल सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, अरेंजमेंट तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. शॉर्ट में समझा दो, इलेक्ट्रोड्स पर गैसेस कंटिन्यूअसली अप्लाई करोगे और प्रोडक्ट जो बनेगी कंटिन्यूअसली बाहर निकालते रहो, ऐसे आपको फ्यूल सेल मिलता है. चलो, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है देयर इज नो एयर पोल्यूशन, देयर इज नो नॉइज पोल्यूशन. किसी भी टाइप का पोल्यूशन देखने को मिलेगा नहीं. नो एयर पोल्यूशन and no noise pollution. Second thing, the fuel efficiency of a fuel cell is 70% to 75%, which is more in comparison of thermal power station, which has only 40% efficiency. Okay, तो पहला तो एयर पोल्यूशन नहीं है, दूसरा नॉइज पोल्यूशन नहीं है, तीसरा एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल इज मच मोर इन कंपैरिजन ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, और थर्ड पॉइंट, वेरियस फ्यूल्स कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल. वो थर्मल पावर स्टेशन में तो फिक्स है कोयला, लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का कंबशन कर सकते हो. तो एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल ध्यान में रखना. तो ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं. इन विच सेल कंस्ट्रक्शन लाइक गैल्वेनिक सेल कैन बी ऑब्जर्व. तो पहले अरेंजमेंट समझाओ, कंस्ट्रक्शन समझाओ और एडवांटेज लिखो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका नाम है एक्सप्लेन फ्यूल सेल. ओके,
और उसका एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, राइट नोट ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। राइट अ नोट ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर नोट दीजिए। ओके, राइट नोट ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर कोई फ्यूल सेल है वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है कि अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास करोगे एनोड से और कैथोड से ऑक्सीजन गैस पास करोगे तो हाइड्रोजन का कंबशन ऑक्सीजन करेगा। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज डन बाय ऑक्सीजन और वाटर बनता है और डायरेक्ट वन स्टेप में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसलिए लिखा है केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल is directly converted into electrical energy. It uses the reaction of hydrogen with oxygen to form water. हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होके वाटर बनना, इस रिएक्शन से सिंगल स्टेप में केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप याद रखिए, इन अ फ्यूल सेल two porous graphite electrodes are taken as anode minus and cathode plus. तो दो पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को एनोड और कैथोड के तौर पे लिया जाता है। तो टू पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स are taken as anode and cathode. नॉलेज के लिए बताऊं तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में प्लेटिनम या फिर पैलेडियम और उसके ऑक्साइड के पाउडर कैटालिस्ट की तरह ऐड किए जाते हैं। तो पाउडर ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल्स आर टेकन एज कैटालिस्ट, उनको कैटालिस्ट के तौर पे लिया जाता है यहाँ पे कैटालिस्ट। ओके, बिटवीन देम एक्वायर्स इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन एज अ इलेक्ट्रोलाइट। सो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द इलेक्ट्रोड। प्रोडक्ट बाहर निकले ऐसी व्यवस्था की जाती है वाटर वेपर की। फ्रॉम एनोड साइड हाइड्रोजन गैस इज कंटिन्यूअसली पास्ड and from cathode side oxygen is passed continuously. Okay, so this is construction of fuel cell. ग्रेफाइट कार्बन के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं पोरस, जिसमें प्लेटिनम पैलेडियम पाउडर कैटालिस्ट होता है। दोनों के बीच में NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लिया जाता है। एनोड से हाइड्रोजन गैस और कैथोड से ऑक्सीजन गैस कंटिन्यूअसली पास किया जाता है। नाउ लेट अस सी सेल रिएक्शन। तो बच्चों एनोड की रिएक्शन कुछ ऐसी होती है। एनोड की रिएक्शन, एनोड से आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2H2 और सॉल्यूशन है NaOH का, उसमें से बनेगा 4OH माइनस। ओके, तो 2H2 गैसियस OH माइनस आयन से रिएक्शन करके बनाएगा 4H2O। आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों 2H2 में 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, ये तो होना ही था और इससे ऑक्सीडेशन होगा। तो जहां पे हाइड्रोजन गैस पास करोगे इट बिहेव्स लाइक एनोड, बराबर, इट बिहेव्स लाइक एनोड। चलो सेम वे कैथोड की रिएक्शन देखें बच्चों। तो कैथोड पे आपने पास किया ऑक्सीजन गैस, इस ऑक्सीजन गैस उसको कैथोड पे पास करोगे तो अभी अभी पानी बना है 4H2O, उसमें से आधा पानी मतलब 2H2O लीजिए, 2H2O लीजिए, इट रिएक्ट्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन, बराबर। एनोड से भेजे हुए 4 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेंगे
तो देखो ऑक्सीजन 2 है और 2 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा 4 OH माइनस, बराबर। तो एनोड कैथोड दोनों की रिएक्शन देख लें तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसल, 4 OH माइनस कैंसल। अच्छा तो बचा क्या, सेल रिएक्शन की बात करूं तो एनोड से पास किया आपने हाइड्रोजन, कैथोड से पास किया आपने ऑक्सीजन, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2H2O, वाटर वेपर सेपरेट होगी। उसके साथ साथ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ओके, और इसी वजह से पानी लिक्विड नहीं लेकिन वेपर फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, गैसियस फॉर्म में। So this is cell reaction of hydrogen fuel cell. You can see in the data. Okay. तो ये हुआ बच्चों सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद याद रखो water is produced by direct combustion of hydrogen fuel. Hence it shows conversion of chemical energy to electrical energy. Okay. और एक चीज आपको बता दो, बुक में ऐड कर देना, इस सेल का सेल पोटेंशियल है कस्टमर केयर नंबर 123, मतलब 1.23 वोल्ट। ओके, तो 1.23 वोल्ट इज सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। अंडरस्टूड? इस हाइड्रोजन सेल उसमें इतना याद रखना है। नाउ व्हाई इट इज फिजिबल, वो फिजिबल क्यों है, मेरिट मतलब बेनिफिट। तो पहला लिखा है इट इज ऑलमोस्ट पॉल्यूशन फ्री, no noise pollution, no air pollution. Second one, this cell has maximum efficiency to 70%. It is almost double than thermal power plant which is having 40%. Okay. To increase efficiency of fuel, fuel की efficiency बढ़ाने के लिए नए इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं, newer electrodes, very efficient catalyst and electrolytes are used. जितनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो तो इलेक्ट्रोड नए नए रखो, कैटालिस्ट एफिशिएंट रखो और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो प्रॉपर यूज करोगे तो आपको वोल्टेज कंटिन्यूअसली मिलता जाता है। ओके, नाउ यूजेस ऑफ दिस फ्यूल सेल जो आप ऑलरेडी जानते हो, तो लेट अस सी यूजेस ऑफ दिस सेल। दिस सेल वाज यूज्ड फॉर प्रूविंग इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। आपको पता है मून पे, चंद्र पे सबसे पहले अपोलो स्पेस प्रोग्राम हुआ था जाने के लिए, और उस प्रोग्राम में उनको वहां इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी थी और वैक्यूम में वहां पे पानी की भी जरूरत थी। तो आप जानते होंगे अपोलो प्रोग्राम में उन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज किया था, और उस फ्यूल सेल में बच्चों जो पानी मिला था वो पानी वेपर फॉर्म में था। यहाँ पे भले लिक्विड लिखा है लेकिन वो वेपर फॉर्म में था, और उस वेपर वाटर, उसको सुपर डिस्टिल वाटर कहेंगे, वो वाटर उसको कंप्रेस करके, कंडेंसेशन करके उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे उसे यूज किया था। ओके, तो वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन वेर कंडेंस्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। ओके, तो ये हुआ बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ओके, दैट इज सेकंड थियरी, सेकंड लास्ट थियरी ऑफ द चैप्टर। तो पहले उसका प्रिंसिपल लिखो, फिर कंस्ट्रक्शन लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, फिर देन आफ्टर सेल रिएक्शंस लिखो और यूजेस लिखो, बेनिफिट्स लिखो, मेरिट लिखो, बराबर, सिंपल है। So the last topic of the chapter is explain corrosion of metal. Okay, डिटेल में है give its characterization and damage. corrosion क्या है, वो कैसे होता है, उससे डैमेज से क्या नुकसान होता है। तो corrosion उसकी बात करें तो आपने देखा होगा उसके corrosion के एग्जाम्पल को, जैसे आयन है उसमें रस्टिंग हो गया है। देखो मैं एग्जाम्पल ही पहले बता रहा हूं, आपने देखा होगा आयन का रस्टिंग हो रहा है,
कभी कभार देखा होगा सिल्वर जो है उसकी रिंग पहनी है, लॉन्ग टाइम पे वो उसकी शाइनिंग कम कर देता है। तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, फिर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रोंज एक्सेट्रा। अगर आप कॉपर या फिर ब्रोंज या फिर बच्चों पित्तल को बोलते हैं ब्रास, तो कॉपर हो, ब्रोंज हो, ब्रास हो, टिन हो, ऐसे वेसल्स पे ग्रीन कलर के लेयर देखने को मिले, इसका मतलब वहां पे कोरोजन हो रहा है। और एक एग्जांपल है, जैसे एल्यूमिनियम का कोई वेसल खाने में लिया, फिर आपने विम बार से घिस के एकदम चमका दिया, तो आपको स्टील जैसा लगेगा। कैसा लगेगा? स्टील जैसा। लेकिन जब आप उसको 15-20 मिनट ओपन एटमॉस्फेयर में रखोगे तो एल्यूमिनियम अपना रंग दिखाई देगा। सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम वेसल बिकम्स डल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोजन। तो एक्चुअली सरफेस रफ क्यों होती है, रस्टिंग क्यों होता है, उसका रीजन क्या? तो उसे बच्चों कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन का मतलब है जब भी कोई मेटल मॉइस्चर या वाटर उसके कांटेक्ट में आती है, तब अपनी सरफेस पर मेटल ऑक्साइड का लेयर बनाए, उसे कहेंगे रस्टिंग प्रोसेस। ओके, when metal is kept in contact with air, moisture and water, so it produces layer of metal oxide on the surface of it. It is known as metal corrosion. Okay, so corrosion slowly coats the surface of metallic object with oxide or other salt of the metal, which is known as corrosion of metal. In corrosion, a metal is oxidized by loss of electron to oxygen and formation of oxide. मतलब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन गवा के ऑक्सीडाइज होती है और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। नाउ व्हाट इज द डैमेज ड्यू टू कोरोजन? तो डैमेज तो भाई बहुत सारा होता है। लिखा है वी लूज करोड़ ऑफ रुपीज एवरी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कोरोजन। कोरोजन की वजह से हम करोड़ों रुपए का नुकसान हर साल करते हैं। It causes enormous damage to building, bridges, ships and all objects made of metal, especially that of iron. आयन से बने हुए कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मशीन्स है, बराबर, जैसे साइकिल है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आयन से बना है उसमें कोरोजन बहुत नुकसान करता है। जैसे बिल्डिंग है, उसके मेन कंस्ट्रक्शन में बीम से लेके टॉप तक आपको आयरन के रोड्स यूज करने होते हैं। ब्रिजेस में भी वही होता है। शिप तो ऑलमोस्ट मेटल की होती है अंदर से। तो इन सभी जगह पे आयरन यूज होता है, तो वहां नुकसान ज्यादा होना है। तो व्हाट इज कोरोजन, उसके एग्जांपल्स एंड उसके डैमेज से क्या प्रॉब्लम्स होती है वो हमने देखा। बच्चों आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिटेल में, राइट अ नोट ऑन कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन के कोरोजन पर नोट दीजिए, दैट मीन्स एक्सप्लेन कोरोजन ऑफ आयरन। तो स्टूडेंट्स, कोरोजन आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन याद रखो कोरोजन इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टाइप ऑफ फिनोमिना। Corrosion of iron is commonly known as rusting, which occurs in presence of air and water. If we think about the chemical reactions of corrosion, so it is quite complex, but it may be considered as electrochemical phenomena, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह उसे कंसिडर कर सकते हैं। कैसे समझते हैं? देखो, सपोज कीजिए ये मेटल का कोई पीस है, आपको पूरा का पूरा मेटल पीस सेम ही लगेगा, लेकिन मैं मेटल को पानी से अलग कर रहा हूं। दिस इज अ टर्निंग और वળાંક वाળો मेटल पीस है। ओके, दिस इज द मेटल पीस विच इज कवर्ड बाय रेड लाइन। और मेटल के पीस के कांटेक्ट में आप देखोगे
तो आपने देखा मेटल पीस के कांटेक्ट में वाटर आ रहा है, दिस इज वाटर, ओके, H2O। तो जब भी एयर वाटर मेटल के कांटेक्ट में आएंगे तो कोरोजन स्टार्ट होता है। कैसे, मैं आपको बता दूं, जब भी मेटल की सरफेस पर ऐसे कर्व्स आते हैं या फिर टर्निंग आती है, तो इस जगह पे जितने भी आयन के एटम्स हैं या फिर सरफेस पे हैं, उन सभी एटम्स Fe के एक्टिव हो जाते हैं। तो द एटम्स ऑफ आयन विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस और प्रेजेंट ऑन द कर्व बिकम्स ऑटोमेटिकली एक्टिव, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं, विच बिकम्स ऑटोमेटिकली एक्टिव, ओके। तो ऐसे एक्टिव Fe वाटर की प्रेजेंस में आएंगे तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा। चलो सोचिए, दो Fe के एटम्स हैं, कितने दिख रहे हैं आपको? दो। तो दो Fe के एटम्स जो है, ओके, दे अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी बच्चों, दो Fe, इट गिव्स क्या आएगा, 2Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक गवाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक गवाएगा, तो 2 2 जा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, बराबर। तो Fe अंडरगोज ऑक्सीडेशन, Fe2 प्लस और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। Fe2 प्लस आयन मेटल की सरफेस पर आयनिक फॉर्म में, एक्वायस फॉर्म में रहेंगे पानी के साथ, और रिमूव हुए दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे जाते हैं। ये जो रिमूव हुए दोनों इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएंगे? मेटल की सरफेस पर। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए Fe वाले पोजीशन को कहेंगे बच्चों एनोड। तो व्हेन आयन मेटल undergoes oxidation, this iron metal undergoes oxidation, so it behaves like anode, produces electron and Fe2 plus ion, ये Fe2 plus ion सॉल्यूशन में जाएंगे, बराबर। आपको पता है आयन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयन? Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe हमने न्यूमेरिकल में बहुत यूज किया था, वो होता है बच्चों 0. माइनस में 0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट। तो Fe एनोड बनेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे आयन में, इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन मेटल पे जाएंगे, Fe2 प्लस बना। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए वो सरफेस पे कहाँ जाएंगे बच्चों? वो वहां जाएंगे जहां पहले से H प्लस प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? जहां पहले से H प्लस प्रेजेंट है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। तो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स एट द पॉइंट वेयर ऑलरेडी H प्लस इज प्रेजेंट। वो वहां जाएंगे जहां पहले से H प्लस हो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनका क्या होना है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होना है? ऑक्सीजन का रिडक्शन। तो बच्चों कैथोड की रिएक्शन क्या होगी? तो देखो, एनोड ने रिमूव किए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एनोड से कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 4 इलेक्ट्रॉन। कहाँ गए वो? 4H प्लस के पास। एयर में से आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 2H2O। मतलब कैथोड पे वाटर बनेगा। क्या बनेगा? कैथोड पे वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल है, ध्यान में रखना, हाँ, इसको लिखते हैं बच्चों E डिग्री। H प्लस तो ऑडियंस में आता है, उसका कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो आया था O2 फॉर्म में, वो किस में कन्वर्ट हो गया? H2O। तो ऑक्सीजन 0 से डिक्रीज होके -2 हुआ, ओके। तो इसलिए तो कहते हैं ऑक्सीजन का कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। जो ईएमएफ सीरीज से लाओगे तो कस्टमर केयर नंबर आएगा 123 वोल्ट। तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आए,
और 1.23 वोल्ट उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो बच्चों एनोड पे Fe का ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन देखने को मिला। लेकिन आपको क्वेश्चन ये होगा, सर कहाँ से आया था वो, मतलब ये H प्लस आया कहाँ से? तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं, सपोज आयन की सरफेस है, उस पर वाटर या मॉइस्चर है आयन की सरफेस पर, बराबर। अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर में से सपोज कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व हुआ, तो उसने बनाया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3। अगर उसका मैं आयोनाइजेशन करूं तो आयोनाइजेशन देता है H2CO3 का, क्या देता है 2H प्लस प्लस CO3 माइनस 2, क्या देगा 2H प्लस प्लस CO3 माइनस 2। तो मॉइस्चर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा, उससे बनेगा कार्बोनिक एसिड। आयोनाइजेशन करोगे तो बनेगा H प्लस और कार्बोनेट CO3 2 माइनस। ओके, तो पता चला ना कहाँ से आया था वो। अगर कभी कभार क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, समझ रहे हो। मॉइस्चर में नाइट्रोजन का ऑक्साइड डिसॉल्व हो तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, उसके आयोनाइजेशन से भी क्या मिलेगा H प्लस। ये H प्लस कहाँ से आया वो हमने देखा। अब आगे कुछ नहीं करना है, दोनों रिएक्शन का टोटल करेंगे बच्चों। Fe वाले रिएक्शन का टोटल और ये O2 वाली रिएक्शन का टोटल करोगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी 2Fe gives 2Fe2 plus, O2 plus 4H plus gives 2H2O, सीधा नीचे कॉपी कर लो, O2 plus 4H plus gives 2H2O। और ई डिग्री सेल्फ फाइंड करना हो तो आएगा कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे था बच्चों 1.23 माइनस एनोड पे था माइनस 0.44 वोल्ट, तो ओवरऑल आंसर आएगा 1.67 वोल्ट। ओवरऑल आंसर विल बी 1.67 वोल्ट। So this is called cell potential of this corrosion। अब ये बात हुई बच्चों वाटर और Fe2 प्लस की, लेकिन रस्टिंग कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस सी द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग। तो चलो डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है यहाँ पे, Fe बनेगा एनोड, ओके। अच्छा, कैथोड बनेगा हियर 4H प्लस वाली पोजीशन कैथोड बनेगी, और उस पोजीशन पे पानी बन रहा है, बराबर। तो एनोड कैथोड दोनों चल रहे कंटिन्यूअसली, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ। अब होगा क्या, एनोड पे जो प्रोड्यूस होता है Fe2 प्लस, और ये जो Fe2 प्लस है और ये जो Fe2 प्लस है बच्चों, वो एयर वाले ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करके, एनोड पे जो Fe2 प्लस है वो एयर वाले ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करके ब्राउन कलर का एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाता है, उसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। तो पहले तो Fe में से Fe2 प्लस बना, पहले Fe में से Fe2 प्लस बना, बिकम्स एनोड। कैथोड पे वाटर भी बन रहा है, लेकिन फिर से ऑक्सीडेशन होगा। जो सॉल्यूशन में सरफेस पर Fe2 प्लस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और it is deposited on the surface of metal which is called rusting। इसको क्या कहते हैं, रस्टिंग। अगर इस रस्टिंग का फॉर्मूला हमें लिखना है तो याद रखो Fe2O3 डॉट XH2O, ओके। क्या आएगा, डॉट XH2O विच इज नोन एज रस्टिंग, अंडरस्टूड। तो उसे रस्टिंग कहा जाता है। तो लेट अस सी द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग। देखो लिखा है, you can see here
The ferrous ion, that means Fe2 plus ions, are further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ion, which come out as rust in the form of hydrated ferric oxide. Okay, hydrated ferric oxide की तरह वो डिपोजिट होता है, and with further production of hydrogen ion. Okay, so this is called corrosion. Behaves like electrochemical cell. बराबर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह कोरोजन की फिनोमिना देखने को मिलती है। इसमें ध्यान में क्या रखोगे बच्चों? तो Fe में से बनेगा Fe2 प्लस, बिहेव्स लाइक एनोड। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कैथोड पे। H प्लस की प्रेजेंस में O2 का रिडक्शन होगा। इतने में जो Fe2 प्लस बना वो जाएगा ऑक्सीजन के पास और वहां पे फेरिक ऑक्साइड का रस्ट बनाता है, हाइड्रेटेड रस्टिंग। So this process is known as which process? Understood? Corrosion process. Okay. Now next question is, what are the importance and remedies to stop metal corrosion? तो बच्चों मेटल कोरोजन का इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको समझाया कि ड्यू टू मेटल वेस्टेज इकोनॉमिकल लॉसेस आर अकर, नुकसान आता है। ड्यू टू कोरोजन ब्रिज collapse of bridge is possible and cause accident. ब्रिज भी टूट सकते हैं। Due to corrosion, machines they won't work properly and their efficiency get decreased and so it stops working. अगर कोरोजन हो गया तो मशीन की कैपेसिटी और एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कभी कभार वर्किंग भी बंद हो जाता है। तो ये हुआ कोरोजन, उसका इंपॉर्टेंस, उसको स्टॉप क्यों करना चाहिए वो हमें बताया हुआ है। नाउ डिफरेंट वे टू स्टॉप द कोरोजन। कोरोजन को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? ओके, सबसे पहला है कवरिंग द सरफेस विथ पेंट। अगर आप कोई मेटल सरफेस को ऑयल पेंट से या प्लास्टिक पेंट से कवर कर लोगे तो वो ऑयली सब्सटेंस होने की वजह से मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में मेटल आएगी नहीं। अगर वाटर आएगा ही नहीं कांटेक्ट में तो फिर कोरोजन होगा नहीं। तो कवरिंग द सरफेस विथ पेंट इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, कवरिंग द सरफेस बाय सम केमिकल, जैसे बिस्फिनॉल। बिस्फिनॉल जैसे केमिकल से आप सरफेस कवर करोगे तो वो इनहिबिटर की तरह बिहेव करेगा, इनहिबिटर, और मेटल और वाटर वेपर, मॉइस्चर या प्योर वाटर, उसके कांटेक्ट में मेटल आएगी नहीं। तो बिस्फिनॉल जैसे केमिकल्स का लेयर लगा दो तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरी मेथड जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जैसे आयन की बात करें बच्चों तो आयन उसकी कोई चीज लेते हैं, जैसे आपको पता है कि सी जो होता है उसमें आयन की एक पूरी पनडुब्बी होती है, या फिर आयन का बोट होता है। तो सपोज कीजिए ये आयन की बोट जो है उस बोट का डाउन लेयर है, नीचे वाला पार्ट। अब ये आयन टोटली सी वाटर में मतलब इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में होगा तो फिर ये जो बॉटम ऑफ बोट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू कोरोजन। तो हम क्या करेंगे, आयन से ज्यादा एक्टिव मेटल जैसे कि जिंक ले लो, ओके, या फिर मैग्नीशियम ले लो, ऐसी मेटल जो उससे ज्यादा, यहाँ पे टीन दिया है, टीन नहीं लेना है, मैग्नीशियम लेना है। तो मैग्नीशियम और जिंक जैसी ज्यादा एक्टिव मेटल जो है उसके ब्लॉक्स बना के हम इस आयन का बॉटम जो है बोट में उसके पीछे लगा दे तो केमिस्ट्री का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रूल है, जब तक है जिंक और मैग्नीशियम, जब तक जिंक और मैग्नीशियम के ब्लॉक से तब तक आयन का कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा रिएक्शन? जिंक और मैग्नीशियम का। अंडरस्टूड? तो जिंक और मैग्नीशियम का ही ऑक्सीडेशन होगा, आयन का होगा नहीं। तो यहाँ पे एनोड की तरह बिहेव करेंगे कौन? जिंक और मैग्नीशियम। तो जिंक एंड मैग्नीशियम बिहेव्स लाइक
एनोड एंड इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ आयन। तो जिंक और मैग्नीशियम एनोड की तरह बिहेव करेंगे और आयन का ऑक्सीडेशन स्टॉप करेंगे। तो इसीलिए इस टाइप की मेटल उनको बोलते हैं सैक्रिफिशियल। इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल एनोड। क्या कहते हैं? सैक्रिफिशियल एनोड। तो जो मेटल ज्यादा एक्टिव है, अगर उस मेटल का यूज करके ओरिजिनल मेटल का कोरोजन रोक सकते हैं तो उसको सैक्रिफिशियल एनोड कहा जाता है। ओके। फोर्थ वन, कवर द सरफेस बाय इनर्ट मेटल टू सेव मेटल। मेटल को सेव करने के लिए इनर्ट मेटल से कवर कीजिए। ओके, इनर्ट मेटल से कवर कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर का लेयर कॉपर पे लगा दो और ओरम का लेयर सिल्वर पे लगा दो। मतलब चांदी पे सोना और कॉपर पे चांदी, वो लगा दोगे तो कोरोजन होगा नहीं और मेटल को सेव कर सकते हो। बराबर। तो पहला है पेंट कीजिए, दूसरा है केमिकल लगाइए। याद रखना नाम बिस्फिनॉल नाम है। ऐसे केमिकल जो कोरोजन रोके उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स। क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स। ओके। थर्ड है सैक्रिफिशियल एनोड। ओके। एंड फोर्थ है इनर्ट मेटल का लेयर लगा दो। So these are different ways to stop the corrosion phenomena. Okay.